भारत माता की जय। सन 2003, शहर हैदराबाद, राष्ट्र भारत। हैदराबाद में एक नवयुवक जो अपने गांव से पहली बार किसी बड़े शहर में गए थे, वो भी सरकारी नौकरी पे, वो भी केंद्रीय सरकार की नौकरी पर, और वहाँ वो नौकरी कर रहे थे। और इस दरमियान राजीव भाई दीक्षित किसी कोई प्रवचन देने हैदराबाद आए। ठीक है, तो उस नवयुवक के दोस्त ने उनको बोला कि भाई मैं तो अभी हैदराबाद से बाहर हूँ, तो आप जो है उनको अपने साथ ठहरा लो और उनके साथ 3 दिन रहो। तो दोस्त ने मान ली बात। वो राजीव भाई दीक्षित जी आए। अब इतने बड़े थे कि भाई उनका वो था, लोगों को चार्म कि भाई आएंगे, बड़े हैं तो उनके लिए वो सब कुछ नई नई चीज़ें लेके आए। और अपनी कंपनी जिसको वो कर रहे थे उसके नए नए सारे डिब्बे प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आ गए। और गवर्नमेंट से जॉब तो थी, तो वहाँ से उन्होंने उस दिन छुट्टी ले ली, अवकाश ले लिया। जब राजीव भाई दीक्षित आए तो उनको वो अपने घर निवास पर लेकर के आए, जहाँ वो अकेले रहते थे। तो राजीव भाई दीक्षित जी ने जब स्नान करने गए तो वहाँ स्नान घर में कुछ वस्तुएं देखी जो विदेशी थीं और एकदम नई थीं। उन्होंने उनको छुआ भी नहीं, और स्नान करने के बाद बाहर निकल के उन्होंने जब वस्त्र पहन लिए तो थोड़ी बहुत उन्होंने पूजा करी। उसके बाद वो जब नाश्ता करने बैठे तो जो व्यक्ति जो थे वहाँ रहते थे, जिनके पास आए थे, उन्होंने उनके लिए रेस्टोरेंट से कुछ सामग्री, खाद्य सामग्री मंगाई थी। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा इसको सेवन कौन करेगा? तो उन्होंने कहा जी आपके लिए मंगाइए, आप करेंगे, आपके साथ हम भी कर लेंगे। बोले मैं ये सब चीज़ें वस्तुएं नहीं खाता, आप इनको तुरंत प्रभाव से अपने दुकानदार पे लौटा दीजिए। तो उन्होंने, बच्चे थे वो तो एक प्रकार से छोटे से ही थे, तो उन्होंने उनकी बात मानी और उसको रेस्टोरेंट वाले को बोला कि भैया ये सब सामान ले जाओ। तो वो आया और ले गया। राजीव भाई ने अपनी पोटली खोली, उसमें से भुंगड़े निकाले, भुंगड़े मत्थर भुने हुए चने, और गुड़ निकाला, देसी गुड़ जो काले रंग का था, होता है ज़रा गहरे रंग का, वो निकाला। और 2 प्लेट लेके, एक में अपने लिए, एक में उस विशेष व्यक्ति के लिए डाला, और उनको दोनों ने उसका नाश्ता किया। अब आप सोचिए कि उस व्यक्ति पे उनके राजीव भाई के व्यक्तित्व की कितनी छाप पड़ी होगी, कितना प्रभाव पड़ा होगा। कितने बड़े आदमी और भुंगड़े चने खा रहे हैं, वो भुंगड़े और देसी गुड़ खा रहे हैं, और सब चीज़ें इन्होंने वापस कर दी हैं। कितना इनका प्रभाव है, कितने ये संयम रक्त से ज़िंदगी, अपना जीवन जी रहे हैं। फिर जब वो उनको लेके वहाँ गए जहाँ पे उनका भाषण था, तो वहाँ उन्होंने उस भाषण को सुना, तो उनके दिल में बड़ी वो उथल पुथल हुई। फिर साथ में जब राजीव भाई उनके साथ ही रहे थे तो उन्होंने क्या बोला कि भाई तिवारी जी, आप ये जो कर रहे हो, क्या आपको ये अच्छा लगता है? आप भारतीय हो, और भारतीय होकर के आप विदेशी सामान को बेच रहे हो, और विदेशी सामान को अपने उपयोग में ले रहे हो। अरे हमारे राष्ट्र में तो इतनी जैविक संपदा है,
जड़ी बूटियाँ हैं कि जो पूरे विश्व में कहीं नहीं उपलब्ध है। तो आप आपने जो अपनी शिक्षा ली है उसी क्षेत्र में ली है, कृषि क्षेत्र से ही आप हो, तो फिर आप अपनी शिक्षा का समुचित लाभ उठाइए और आप अपनी राष्ट्र में जो जैविक संपदा उपलब्ध है, जड़ी बूटियाँ जो उपलब्ध हैं, उन्हीं का आप सदुपयोग कीजिए, उन्हीं से आप कुछ उत्पाद बनाइए जिससे दुनिया का भला हो, अपना भला हो और किसानों का भी भला हो। तो तिवारी जी ने ठान लिया कि अब मुझे यही करना है। उन्होंने उस कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी को गुड बाय बोला, वहाँ से रिज़ाइन किया और तो और उन्होंने अपनी केंद्रीय नौकरी को भी छोड़ दिया और वहाँ से वापस अपने घर गए। वहाँ पे जाके बोला कि मैंने नौकरी छोड़ दी है और मैं अब जाके ये काम करूँगा। सब जने नाराज़ हुए, वो छोटे से थे, सबसे छोटे सिर्फ उनके एक भाई और थे, लेकिन वो सब नाराज़ होने के बावजूद भी उन्होंने बात नहीं सुनी और वो जयपुर में आए और गुर्जर की थड़ी पे उन्होंने अपने रिश्तेदार के जरिए एक छोटा सा प्लॉट भाड़े पे लिया और उस पर मेहनत कर करके उसको कृषि योग्य बनाया और वहाँ पे गेहूं के ज्वारों का खेती शुरू करी और 7-8वें दिन वो उन ज्वारों को काटते थे, उसका जूस निकालते थे और उसको लोगों को पिलाते थे। बहुत मेहनत करी और आज उसी स्थान पर एक बहुत बड़ा भवन तैयार खड़ा है, जिसमें उनका ऑफिस है, कार्यालय है बहुत बड़ा। पहले उसी में निवास करते थे, अब वो सिर्फ उनका घर है और कार्यालय है और अब डिपो भी है और अभी एक उसमें पंचकर्म करने के लिए, आयुर्वेदिक पंचकर्म जो होते हैं उसके लिए वहाँ पे सुविधा भी प्रदान की जा रही है। तो हमारे कहने का मतलब अर्थ ये है कि हम जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी, जिनके साथ मैं 2007 से हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2007 से उनका साथ जब से मेरे को मिला है, हमें मिला है, हमारे घर में, हमारे घर परिवार में एलोपैथी की दवाई नहीं, औषधियाँ नहीं, दवाइयाँ जो बीमारियों को दबाते हैं, उनका प्रवेश एकदम निषेध हो चुका है, बंद नहीं आई है। और हम सिर्फ और केवल किंचित हम मात्र जो है अपने आयुर्वेदिक उत्पादों का ही प्रयोग कर रहे हैं। और 2007 से तो वृत्ति कार्बोटेक के हम उत्पादों का उपयोग कर ही रहे हैं। और 2021 में इन्होंने अपनी एक डॉक्टर नेचर वेलनेस के नाम से वृत्ति कार्बोटेक की शाखा खोली, जिसमें नेटवर्किंग के थ्रू, यानी कि आपके मार्केटिंग के थ्रू, सेल्स मार्केटिंग के थ्रू जो है व्यापार करना शुरू किया गया। और उसमें आज की समय 150 से अधिक उत्पाद हैं और 5 कृषि संबंधित उत्पाद भी हैं, जिन्होंने कुछ समय में ही संपूर्ण भारत में तहलका मचा दिया है। और यही कहना है मेरा कि भाई आप यदि अपने से प्रेम करते हैं, अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो आपको एलोपैथी माफिया से मुक्ति पानी होगी। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों और आयुर्वेदिक पद्धतियों को अपनाना होगा। ये चुनौती मेरी उनको है जो ये कहते हैं कि भाई एलोपैथी सबसे फास्ट रिजल्ट देती है, तो वो सर्वथा गलत बोलते हैं, सर्वथा अनुचित बोलते हैं। ऐसा नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों और आयुर्वेद के समायोजन से जितनी तीव्र गति से आपको उपचार मिलता है, आराम मिलता है,
उतना कोई भी आपको आराम नहीं दे सकता, उतना जल्दी आपको कोई उपचार नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा यही कहना है कि कोई कैसे रहे बीमार, कोई कैसे रहे बीमार जिसका प्रकृति स्वयं करे उपचार। और ये सबकी सर्वविदित है कि कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है, क्योंकि समस्या अपने साथ ही समाधान भी लेकर उत्पन्न होती है। यथा कोई बीमारी, कोई रोग ऐसा नहीं होता जिसका उपचार संभव नहीं होता। लोगों को लगता है कि भाई पहले रोग आया है, नहीं, ईश्वर पहले उसके उपचार को भेजता है, उसके बाद वो रोग उत्पन्न करता है। क्यों? ये ईश्वर का हम लोगों की परीक्षा लेने का एक तरीका है। वो हमें आजमाता है, पग पग पे हमें आजमाता है, और हम उसके बताए हुए रास्ते पे अगर चलते हैं तो सफलता प्राप्त करते हैं, नहीं तो फिर असफलता मिलती है। तो मेरा कहने का यही अर्थ है कि भाई आप अपना व्यापार करिए, ईमानदारी से करिए, और खरगोश की चाल से मत चलिए, क्योंकि अंतोगत वह खरगोश को बहुत तेज़ दौड़ता है तो उसको कहीं ना कहीं आराम करना पड़ता है। और इस मध्याह्न में, इस अंतराल में कछुआ जो होता है वो आगे निकल जाता है। क्यों? तो खरगोश तो सो गया, आराम करते करते सो जाता है, और वो कछुआ अपने निरंतर इस गति से चलता रहता है और वहाँ पे अपनी मंजिल, लक्ष्य पे पहुँच जाता है। हमारा अर्थात हमने हमारी उसको नाम दिया है कि प्रथम भावी क्राउन प्रेसिडेंट। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, वो प्रथम क्राउन प्रेसिडेंट बनने का है डॉक्टर नेचर वेलनेस में, जिससे हम किसी भी रूप में प्राप्त करके रहेंगे। ठीक है, लोग आ रहे हैं, हम कारवां बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो खरगोश की चाल से भागना चाहते हैं, और हम उस चाल से नहीं चल सकते। धन्यवाद। जय माता दी।